चाहे वो इमोशनल कार्ड हो, चाहे वो दलितों को ये बताना हो कि उनकी रहनुमा मैं हूं। कुल मिलाकर मायावती अब दलित वोट बैंक की धुरी के इर्द गिर्द घूम रही है और हर संभव कोशिश कर रही है दलितों को रिझाने की। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें यह विशेषाधिकार हो, वो ये तय कर सके कि कौन सी जातियां आरक्षण में रहेंगी और कौन सी जातियां आरक्षण में नहीं रहेंगी। इसको लेकर दरअसल सबसे बड़ी आपत्ति है। मायावती नुकसान दोनों का कर सकती है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी, और हो सकता है कि इन दो लड़ाइयों में बाजी को तीसरा मार ले जाए। बिल्कुल, बंदर झगड़ रहे थे और बिल्ली आकर के झपट्टा मार करके रोटियां ले गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे कलीग, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहसिन सर और उसी के साथ में हमारे साथ रिजवान जी भी जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, राजनीति की जब बात आती है तो राजनीति के पायदान पर हर बार मुंह की खानी विपक्ष को पड़ जा रही है। क्योंकि बसपा पार्टी जिस तरह से एक्टिव मोड पर दिख रही है और रोजाना सुबह होते ही उनके 4-5 ट्वीट आते हैं और 4-5 ट्वीट आने के बाद जिस तरीके से पूरी खलबली मस्ती है बाकी राजनीतिक दलों में, वो साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन अब खलबली जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा के चुनाव तक पहुंच गई है। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पर मायावती आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि वहां पर दलित नेताओं के साथ ही साथ दलित वहां की जो जनता है हर बार उसके साथ गलत करते हुए देखा गया है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही दलित को केवल चुनाव के वक्त ही याद करती है और इस बार तो वो भी नहीं किया। अब इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जो तमाम लोग जुड़े हुए उनसे बात करेंगे, हमारे पत्रकारों से भी बात करेंगे। मोहसिन सर, आप किस तरीके से सारी चीजों को देख रहे हैं कि बसपा जो जिस रणनीति से मैदान पर उतरी है, क्या वाकई इसके कुछ लाभ मिलेंगे? देखिए, ऐसे सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जिस तरह से लगातार जो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख है मायावती, वो लगातार अब कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही हैं कि जिससे वो चुनाव मोड, इलेक्शन मोड में ना जाएं। उसका सीधा सीधा एक रीज़न ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए, उस नतीजे ने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। खासतौर से जो बसपा का कैडर वोट था, जो एक दलित वोट बैंक था, वो बहुजन समाज पार्टी से खिसका और वो जैसे खिसकना शुरू हुआ तो वो 2024 के नतीजों से मायावती ने ये ज़रूर भाप लिया कि अगर उसे अपने कैडर वोट बैंक को संभालना है, उसे अपने कैडर वोट बैंक को देखना है, तो उसे हर इलेक्शन मोड में जाना होगा। और यही वजह है कि ये पहला मौका है कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उन पर भी अपने कैंडिडेट उतार रही है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, इनमें नेशनल पार्टी बनने की एक ललक दिखाई दी है। ये खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहती है, इसलिए हर राज्य के चुनाव में पहुंच रहे हैं। हरियाणा में भी चुनाव में पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव में पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में उतारे, हरियाणा में भी उतारे हैं। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने, देखिए, ट्वीट अलग चीज़ है, और अभी 2 दिन पहले जब जींद में मायावती की एक जनसभा हुई थी, उस जनसभा में काफ़ी संख्या में लोग उमड़े थे और उस जनसैलाब को देखकर मायावती काफ़ी गदगद हुई थी। मायावती को लगा कि हरियाणा का जो जाटा वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ है। लेकिन वो नतीजे बताएंगे कि वो कितना कन्वर्ट होता है वो उसमें इलेक्शन मोड में आने के बाद में। लेकिन इतना ज़रूर है कि मायावती ने जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया है, ट्वीट के जरिए एक्सपर्ट पोस्ट किया, उसने भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, उन्होंने राहुल गांधी के उस अमेरिका में दिए हुए बयान को आधार बनाया है कि ये तो दलित विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। और लगातार कांग्रेस की सरकार में जो दलितों का उत्पीड़न होता रहा है, और ऐसा ही कुछ हाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खुलकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है, इशारों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया है। तो यानी कुल मिलाकर मायावती अब दलित वोट बैंक के अंदर, दलित समाज के अंदर ये संदेश देना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं कि उनकी रहनुमा अगर कोई है तो वो मायावती है। अगर दलितों की कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अगर कोई दलितों की बात करता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी करती है। इसलिए आपको याद होगा कि मैं थोड़ा सा अगर पुराना बयान दिखाऊं मायावती का, कि उन्होंने जो 2 गठबंधन जो समाजवादी पार्टी से टूटा था बहुजन समाज पार्टी का, तो उस पर मायावती ने केवल एक ही बात कही थी उस बुकलेट में, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही, कि अखिलेश यादव ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने गठबंधन तोड़ दिया। यानी मायावती ने दलित समाज के अंदर यह संदेश दिया कि मैंने आपके मान सम्मान के लिए, क्योंकि मेरा अपमान हुआ, मेरा फोन नहीं उठा, एक दलित की बेटी का फोन नहीं उठा, तो मैंने आपके मान सम्मान के लिए गठबंधन तोड़ दिया। तो यानी कुल मिलाकर चाहे वो इमोशनल कार्ड हो, चाहे वो दलितों को ये बताना हो कि उनकी रहनुमा मैं हूं, कुल मिलाकर मायावती
अब दलित वोट बैंक की धुरी के इर्द गिर्द घूम रही है और हर संभव कोशिश कर रही है दलितों को रिझाने की। बिल्कुल, जो मतलब इर्द गिर्द उन्होंने एक बोलते ना भाला फेंका है, वो निशाने पर लगेगा या नहीं लगेगा। रिजवान जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि मोहसिन सर ने बताया कि पूरी तरीके से दलित वोट बैंक हासिल करना ही बसपा की रणनीति है, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को निशाना साधना तो नहीं था? कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कुमारी शैलजा का जो मुद्दा चल रहा है वो हरियाणा में इस वक्त चल ही रहा है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं आखिरकार मायावती कांग्रेस पर निशाना साध क्यों रही है, उनका उद्देश्य क्या है। अच्छा देखिए, 2-3 वो उदाहरण देती हैं अपनी हर जनसभा में, उनका सेम उदाहरण है। सबसे पहला वो उदाहरण देती है कि जब देश आज़ाद हुआ कांग्रेस की पार्टी की सरकार, दशकों तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, ना ही उनके जीते जी दिया, ना ही उनके मरणोपरांत दिया। भारत रत्न कब मिला? जब देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की सरकार आई, तो उस वक्त जब बहुजन समाज पार्टी उस सरकार में शामिल हुई अपने सांसदों के साथ, उस वक्त वो इस शर्त पर ही शामिल हुई थी सरकार में कि हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, आपकी सरकार को भारत रत्न देना होगा। तो आजादी के 4 दशकों बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब भारत रत्न मिला था, तो कांग्रेस को लेके इस मुद्दे पर वो आक्रामक रहती हैं। सबसे बड़ी टीज उनके मन में ये है, देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त। कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि काशीराम बहुत बड़े लीडर थे देश के, दलितों के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे उस वक्त मायावती से के पहले, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक भी दिन का राष्ट्रीय शोक देश में घोषित नहीं किया, ना ही राज्य में किया। किसी भी तरीके की मतलब चीज है, कांग्रेस ने कोई सकारात्मक नहीं दिखाया। तो इसको लेके ये कुछ उदाहरण है जिसको लेकर वो हमेशा हर पार्टी को टारगेट करते हैं। रिजवान, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, स्वर्गीय काशीराम की अगर बात करते हैं, ठीक है, वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, दलितों के एक बड़े नेता और चिंतक के रूप में माने जाते थे। लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक हमने सीखा है, जहाँ तक हमने देखा है, राष्ट्रीय शोक या राजकीय शोक किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो संवैधानिक पद पर रहा हो। संवैधानिक पद का मतलब चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो, राष्ट्रपति रहे हो, उपराष्ट्रपति रहे हो या कैबिनेट मंत्री रहे हो, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं देखिए, अब आपको तो रहे थे, नहीं, सांसद रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, संवैधानिक पद से मतलब मेरा आशय यह है कि आप कहीं ऊपर प्रोटोकॉल पर रहे हो, वहां राष्ट्रीय शोक और राजकीय शोक होता है। किसी सांसद के देहांत पर कोई राजकीय शोक राष्ट्रीय शोक नहीं होता। वो तो देखिए, मायावती की अपनी रणनीति है, वो कुल मिलाकर एक घेरने वाली स्थिति है कांग्रेस को कि किसी भी मुद्दे पर घेरा जाए, तो वो तो शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली बात थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं जो है वो एक तथ्यात्मक रूप में नजर आता है। लेकिन मोहसिन सर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो उनके 3 ट्वीट हैं, उसमें तीसरे ट्वीट में उन्होंने सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर वासियों से भी अपील करी है कि आप सोच समझ करके भाजपा कांग्रेस की तरफ जाएं और दलितों को ही बैकवर्ड पे। लेकिन जब हम यूपी की राजनीति में देखते हैं कि मायावती का स्तर कितना गिरता हुआ जा रहा है बसपा पार्टी का, उसमें जम्मू कश्मीर में अपने हाथ पैर मारना कहां तक? आशा मैंने वही चीज कही है ना कि पहले आप अपने उस घर को तो संवार लें जिस घर में आप रहते हैं। उत्तर प्रदेश से आपने राजनीति शुरू की है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप हाशिए पर सिमटते जा रहे हैं। आपका विधानसभा में भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, आपका वोट प्रतिशत जो था वो लोकसभा चुनाव 2024 में बिल्कुल डाउनफॉल चला गया है। तो पहले आप वो एक शेर है ना किसी का कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये सोचो कि घर को बचाया कैसे जाए। तो पहले घर को तो बचा लो अपने, आप उत्तर प्रदेश को बचा लो, फिर आप जाए जम्मू कश्मीर। और रही बात एक और आसद, एक चीज और समझनी होगी, ये वही मायावती है जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेकर आई थी, जिन्होंने ये कहा था कि दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है मैं उसी से जो है राजनीति कर लूंगी, और उसी से, उसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि उससे वो मुख्यमंत्री भी बनी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने ब्राह्मण समाज को, उन्होंने राजपूत समाज को, उन्होंने वैश्य समाज को लेकर भी एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। एक नारा उन्होंने चलाया था, तिलक तराजू और तलवार, इस तरह के उन्होंने नारेबाजी कराई थी। लेकिन उसके बाद में जब उन्हें लगा झटका कि भैया तिलक तराजू और तलवार मैंने जो चलाया उसके बाद में झटका लग रहा है, तो फिर वो सोशल इंजीनियरिंग पे आ गई। फिर एक नारा आया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, इस तरह से। तो मतलब उन्होंने सभी जातियों को साधने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर का जो उनका ट्वीट है, जम्मू कश्मीर में जो कह रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सोच समझकर वोट दीजिएगा, जो दलित कैंडिडेट है या बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी एक जाति से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप दलित वोट बैंक की राजनीति करके आप आगे चले जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको राजनीति में सक्रिय रहना
रहना है और आपको दूसरे राज्यों में जाकर अपनी राजनीति को चमकाना है, अपने आप को राजनीतिक रूप में स्थापित करना है, तो सबसे पहले अपनी जमीन को मजबूत करना है। मेरा सवाल आप लोग से एक और ये रहेगा, जो उनका बीच में ट्वीट है, पहला ट्वीट उन्होंने हरियाणा के लिए किया, लास्ट वाला जम्मू कश्मीर के लिए किया, बीच में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया। बसपा पार्टी हो या फिर असपा पार्टी हो, दोनों ही दलित के मुद्दे को उठाती है, आरक्षण का मुद्दा उठाती है। देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो भी जब अमेरिका गए तो उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बोला कि अभी हम नहीं चाहते कि चीज खत्म हो। लेकिन क्या यही मानसिकता अगर रहती है सारी चीजों की आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण दलित वर्ग को, अभी तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां, जो दलित पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं दलितों के मन में ये भी डालने की कोशिश कर रही है कि अभी तुम कमजोर हो, तुम्हें आरक्षण की जरूरत है, या तुम आगे नहीं निकल पा रहे हो। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या यही मानसिकता है जो आज भी देश में लोगों को बांटते हुए फिर रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आरक्षण को अभी समझना होगा। बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो दलितों में भी अति दलित हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना तो असपा को है और ना ही बसपा को है। दिक्कत तो यहाँ आकर खड़ी हुई आज तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें राज्यों को विशेषाधिकार होना चाहिए और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें ये विशेषाधिकार हो, वो ये तय कर सके कि कौन सी जातियां आरक्षण में रहेंगी और कौन सी जातियां आरक्षण में नहीं रहेंगी। इसको लेकर दरअसल सबसे बड़ी आपत्ति है। उन्हें ये लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पर अगर राज्यों को विशेषाधिकार मिल गया और मुख्यमंत्रियों को, तो हो सकता है कि अपने वोट बैंक की खातिर जो भी सरकार रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी दूसरे राज्य में कांग्रेस की हो या कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो वो अपने अपने फायदे के लिए उन जातियों को शामिल करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन की राह को अख्तियार करके ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं और उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, नब्ज को टटोलने की कोशिश है कि भाई अब आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आप अपना स्टैंड बताइए। अच्छा, मैं ना बहन जी को सुन रहा था जब उनकी महारैली हुई थी जींद में, जैसे सर ने बताया, उस रैली में बहन जी ने ये बात कही कि भाई ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है, इन आरक्षण वाले मुद्दे पे ये दोनों ही जो कांग्रेस है, जो भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही चुप है, किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इससे ये दर्शाया जाता है, मतलब अपने वोट को किस तरह से साध रही है मायावती, कि अगर आपके लिए ये वोट खड़ा होता है, आपके लिए ये पार्टियां हमेशा खड़ी होती, तो वो इस आरक्षण वाले मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाती, जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं बनाया गया। कुछ जो इंडिया गठबंधन है और कुछ जो भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, वो इस मुद्दे पर चुप है। अगर उनको कांग्रेस, अगर उनको बीजेपी और जितने भी दलित वोट की चिंता होती, तो वो एक विशेष सत्र बुलाती सरकार और इस पर कानून में संशोधन करती। लेकिन इन पार्टियों ने कोई भी कानून में संशोधन नहीं किया है अभी तक, और कोई आगे बताया भी नहीं है कि हम कब इस पे स्टैंड लेंगे, हम क्या करेंगे इस पर आगे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं ना, कि आरक्षण का मुद्दा बहुत ही बारीक है, बहुत पेचीदा भी है और उसमें कई चीजें आपको देखनी होंगी। अभी तो आप फौरी तौर पर चल रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, आप मंचों पर जा रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं कि भाई आरक्षण बचाओ। आरक्षण गया कहाँ है जो आरक्षण को बचाना? आरक्षण के वर्गीकरण पर सवाल है। आरक्षण का जो वर्गीकरण है उसको लेकर ये तमाम चीजें चल रही हैं और उसको लेकर जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उन्होंने ये एक कहते हैं ना कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दीजिए, तो वो काम मायावती ने कर दिया। और 3 दशक बाद पहला मौका ऐसा था कि जब अगस्त में भारत बंद बुलाया गया था, जब बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर आई, सड़क की पहली राजनीति थी जब मायावती सड़कों पर उतरी। अच्छा, तूल इस मामले ने उस वक्त पकड़ लिया जब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने ये बात कही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आरक्षण में वर्गीकरण को हरियाणा में लागू कर देंगे। तूल उस वक्त देखो, इसमें दो चीजें हो जाती हैं कि अगर आप इस तरह से मुद्दे पे आएंगे ना, तो आप 2024 का नुकसान भी उठा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आपको याद होगा कि जब संविधान को लेकर बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से होती कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे, आप देखिए कि चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे तक आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उस बयान को डिफेंड नहीं कर पाया। और नतीजा ये हुआ कि विपक्ष जो इंडिया अलायंस था, वो संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर जनता के बीच में पहुंचा। उत्तर प्रदेश में नतीजे बिल्कुल विपरीत चले गए। आप वहां पर जो है सीटें इतनी हार गए कि आपको जो है 37 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन आगे निकल गया। तो ये जो चीजें, छोटे छोटे जो बयानबाजी है, अब ये जो नायब सिंह सैनी ने कहा कि आरक्षण के वर्गीकरण को हम हरियाणा में लागू कर देंगे, तो ये सीधे चोट आप ये समझ लीजिए कि दलित वोट बैंक पर है। अगर मायावती इसे कैश कराने में कामयाब हो गई तो मायावती नुकसान
दोनों का कर सकती है, कांग्रेस का भी और भारतीय बीजेपी जनता का पार्टी भी। का भी। और हो सकता है कि इन दो लड़ाइयों में बाजी को तीसरा मार ले जाए। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बंदर झगड़ रहे थे और बिल्ली आकर के झपट्टा मार करके रोटियां ले गई। और कहीं अगर ऐसा हुआ, राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शह मात एक शतरंज की चाल की तरह इसको देखा जाता है। और अब लगातार जिस तरीके से बसपा का बैकफुट पे आना, सड़कों पर उतरना, उपचुनाव में भागीदारी करना, उसके बाद हरियाणा के चुनाव, जम्मू के चुनाव, उन सब में कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए दलित वोट के हथकंडे को अपने पास रखने की मजबूती को शामिल करना यकीनन इस बात को बताता है कि बसपा किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता उसके साथ कितना खड़ी होती है और क्या वाकई जिस तरीके से हमारे मोहसिन सर ने बताया, रिजवान सर ने बताया कि बाजी कोई तीसरा ना मार जाए, तो देखने वाला विषय होगा। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी और क्या कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।